हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर एक्सरसाइज 8 की, जो कि है ऊंचाई एवं दूरी, या कहे तो हाइट एंड डिस्टेंस की। इससे पिछले जो चैप्टर हमने 2 पढ़े वो त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित थे। हमने साइन, कोस, टेन आदि त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी ली। उनके लिए हमने कोणों के मान भी निकाले कि न्यून कोणों के रूप में उनके मान क्या क्या होंगे। उनकी सहायता से हमने अन्य प्रॉब्लम भी सोल्व की। अब हम बात कर रहे हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं को साइन, कोस और टेन त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से कैसे हल कर सकते हैं। तो हम प्रॉब्लम सोल्व करें उससे पहले हमें कुछ थोड़ी सी सामान्य जानकारी जाननी होगी, जिनमें से कुछ हैं उनको हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले हमारे पास दृष्टि रेखा क्या होती है। ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए। ये नीचे धरातल है, मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं और ये हमारी आँख है। यहाँ सामने कोई वस्तु रखी हुई है, हमने आँख से इस वस्तु को देखा। देखेंगे तो इस वस्तु को इस आँख तक की इस दूरी को मिला दिया जाए एक सीधी लाइन से, तो ये जो रेखा है इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि रेखा कहते हैं। तो जान गए दृष्टि रेखा क्या होती है? वस्तु से आँख तक की सीधी सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन हमारे पास हमने नीचे खींची है, ये धरातल के समांतर, जहाँ हम खड़े हैं उस धरती के समांतर रेखा है, जिसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी है दृष्टि रेखा की कि आँख व वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ गए होंगे, ये आँख है, ये वस्तु है, इनको मिला दी गई तो ये रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास उन्नयन कोण या उन्नताश कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? यदि हमारी आँख है, उसके ऊपर यदि कोई वस्तु है, तो आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा यानी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा यानी धरातल रेखा के साथ में जो कोण बनाती है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। यानी वस्तु आँख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगी उसे क्या कह रहे हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। या फिर सीधा सा एक समझ लीजिए कि उन्नयन कोण कब बनता है? जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए सर ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। समझ गए? यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हम सर को ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो वो क्या हो गया है? उन्नताश कोण हो गया है या उन्नयन कोण हो गया है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं अवनमन कोण की। नेक्स्ट है हमारे पास अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब कोई वस्तु आँख से नीचे की ओर हो तब क्षैतिज रेखा के साथ में दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है वो कोण अवनमन कोण कहलाता है। या सिंपल भाषा में कहें तो जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सर नीचे की ओर झुकाना पड़े, जिस प्रकार से बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की, जो हमारे काम आने वाले हैं, और साथ में उनके कुछ न्यून कोणों की जिनके मान हमने पीछे पढ़े हैं। तो सिलेक्टेड मान हमारे पास यहाँ काम आएंगे। और ये वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जामों के लिए भी, 10वीं क्लास के लिए तो है ही, साथ में वे सभी लोग जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, तो चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, सभी जगह आपको इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज है वो केवल ये हैं जो आपके सामने प्रदर्शित हैं। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, हम पहले समझा चुके हैं, आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको रिलेशंस याद रहेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनिस साइन थीटा होता है। ऐसे ही कोस है वो बेस और हाइपोथेनिस का रेशो होता है यानी आधार बटे कर्ण होता है। ऐसे ही टेन है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है, या कहें तो लंब और आधार का अनुपात होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उन सभी में किसी न किसी एक वैल्यू को जरूर देगा हो, चाहे वो लंब का हो, चाहे वो कर्ण के रूप में हो, चाहे वो आधार के रूप में हो। ठीक है, अब जो ज्ञात करना हो उनमें से इन तीनों में से जो भी सूत्र आपके पास काम आता है आप उसी अनुपात को काम में ले सकते हैं। ठीक है, और काम आने वाले जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हमने यहाँ पे लिखे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। केवल ये ही न्यून कोण आपके पास वहाँ होंगे। तो इनमें से कौन किसका मान है वो हमने बताया है, पहले भी हम कर चुके हैं बात। साइन 30 का मान 1/√2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है,
साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है। ऐसे ही कोस 30 का √3/2 उल्टा हो गया है, साइन कोस 45 भी साइन 45 के बराबर होता है और कोस 60 का मान है वो 1/2 होता है। टेन में टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1 और टेन 60 का √3 होता है। यदि ये मान आप याद रख लेते हैं, ये संबंध याद रख लेते हैं, तो आगे हम जो बताने जा रहे हैं वो एक छोटी सी वैल्यूज हैं, एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसे समझ जाएंगे तो आप फटाफट प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। कंपटीशन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बाकी क्लास के लिए तो हम उसे पूरा कंप्लीटली समझा करके ही लिखेंगे, लेकिन कंपटीशनों में हमें केवल शॉर्ट ट्रिक से काम करना है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। और अब जो हम इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। यदि कोई आपके पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री का है, तो हम ये जानते हैं कि दोनों न्यून कोणों का योग है वो 90 होता है, यानी दोनों पूरा कोण होते हैं, तो दूसरा भी 45 का होगा। ठीक है, यानी इस कंडीशन में एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो जाएंगी। समान कोण बनाने वाले सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो हमने एक ट्रिक लिखी है यहाँ पर कि जब कभी भी न्यून कोण 45 डिग्री का होगा समकोण त्रिभुज में, तब वस्तु व उसकी छाया की लंबाई बराबर होगी। यदि मैं इसे वस्तु मानूं तो वस्तु के शिखर के साथ बनाया हुआ कोण है ये, तो वस्तु और ये इसके आधार यानी बेस या कहें तो छाया, इसकी लंबाई ये दोनों समान होंगी। और सेकंड ट्रिक है हमारे पास, यदि आपके पास न्यून कोण कितने का हो, 30 का हो, जब न्यून कोण 30 का है तब इस वस्तु की छाया की जो लंबाई है, जिसे जो कि धरातल पे बनेगी BC, तो इस BC की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की √3 गुना होती है। कितनी गुना होती है? √3 गुना होती है। अब ये 30 का है तो ये कितने का है? 60 का है। ठीक है, अब देखो ये 60 का है, सेम वैसी कंडीशन आ गई 60, तो ये कितने का है? 30 का है। तो ये दोनों डायग्राम एक जैसे ही हैं। ठीक है, इस वाली कंडीशन में इसे हम टारगेट करेंगे, ये सामने वाले एक वस्तु के रूप में काम करेगा और इसका बेस है वो इसका √3 गुना होगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 √3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे मैं यहाँ वाले पे बात करूँ तो ये मान लीजिए कि मेरे पास ये वाली संख्या है, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 √3 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो यानी 30 के सामने वाला आपके पास जो भी भुजा होगी उसका आधार है वो उसका √3 गुना होगा, या कोण 30 का बनेगा। ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 √3। तो जो भी बेस होगा, जो आधार होगा, वो सम्मुख भुजा का √3 गुना होगा। यदि आप इन चीज़ों को समझ गए हैं तो आप आगे आने वाले सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। कंपटीशंस वालों को बस ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, 45 का है तो बराबर है और 30 का है तो बेस है वो सम्मुख यानी लंब का √3 गुना होगा, आधार है वो लंब का √3 गुना होगा। बस यदि ये चीज़ों को समझ जाओगे तो आप सवालों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम भी बात करते हैं उदाहरणों की। एग्जाम्पल फर्स्ट को समझिए। कहता है एक स्तंभ के ऊपरी रेखा उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10 √3 मीटर की दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से समझिए क्या क्या कहा है, उस हिसाब से चित्र बनाना है आपको। सबसे पहले कह रहे हैं एक स्तंभ। अब स्तंभ आप जानते हो जमीन पर ऊर्ध्वाधर होता है, कोई खंभा मान लीजिए या किसी प्रकार का अन्य और स्तंभ। तो एक स्तंभ हमने बना दिया, ये नीचे आपके पास धरातल है। ठीक है, ये क्या है? धरातल है। इस ये जो बिंदु है इस बिंदु को बोलते हैं पाद बिंदु या आधार बिंदु। तो ये स्तंभ का क्या है? आधार बिंदु है या पाद बिंदु है। ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी स्तंभ धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब आगे क्या कहता है कि इस स्तंभ का जो शिखर है, ऊपरी जो सिरा है, उसके साथ आधार पर कोई बिंदु है। उस बिंदु पर मान लिया मैंने यहाँ पर है बिंदु, इस बिंदु से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये मान लीजिए AB एक आधार है और इस धरातल के ऊपर कहीं पर एक बिंदु है C, वहां से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री ऊपर की ओर बन रहा है तो 60 डिग्री हो गया उन्नयन कोण।
अब आगे कह रहा है कि स्तंभ के आधार बिंदु से, ये है आधार बिंदु, यहाँ से इस बिंदु C की जो दूरी है वो 10√3 मीटर है। कितनी है? 10√3 मीटर है। अब ध्यान दीजिए, ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का होगा? 30 का। और 30 के लिए हमने एक बात बताई थी कि 30 डिग्री का कोण जब भी बनता है तब आधार हमेशा लंब का √3 गुना होता है। तो कंपटीशन वालों के लिए तो सीधा सा सवाल हो गया, 10√3 को कितने से गुणा कर देंगे? √3 से। तो कितना आ जाएगा? 30 आंसर आ जाएगा। पर 10वीं क्लास वाले पढ़ने वाले बच्चों को तो हमें पूरा प्रूफ देना है, तो हम क्या क्या करेंगे? लिखेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। कंपटीशन वालों के लिए सोल्व हो चुका है। 10√3 को √3 से गुणा कर देंगे, आपके पास स्तंभ की ऊंचाई AB आ जाएगी। तो यहाँ पर माना AB एक स्तंभ है, वह प्रश्न से BC कितनी दूरी है? 10√3 मीटर है। तब अब देखिए, हमें चाहिए लंब। हमको क्या ज्ञात करना है? लंब। ये मान चाहिए। आधार दे रखा है आपको, अभी हमने पीछे बताया था लंब और आधार में संबंध किसका होता है, उसका सूत्र काम में ले लेंगे। तो त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे, लंब आधार में संबंध होता है tan का। कोण कितने का है? 60 डिग्री का। लंब AB और आधार कितना है? BC। अब मान रख देंगे यहाँ पर, tan 60 का मान √3 होता है। AB हमको ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई, और BC का मान 10√3 दे रखा है। 10√3 को √3 के साथ में हम गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए गुणा, √3 गुणा 10√3 बराबर AB, या फिर हम कह सकते हैं AB = 10 गुणा 3। √3 को √3 से गुणा करने पर 3 बन जाएंगे, तो ये हो गया 30 मीटर। तो ये स्तंभ की ऊंचाई आ गई 30 मीटर। ठीक है, प्रश्न को समझिए। उसके बाद जैसा कह रहा है उसके अनुसार चित्र बनाइए। यदि आप डायग्राम बना देते हो तो फिर प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 को देखें। कहता है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो कह रहा है 50 मीटर ऊंचा एक पुल है। हम एक पुल को बना देते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास 50 मीटर ऊंचा एक पुल है, नाम डाल दिया मैंने इसको AB, और इस पुल के नीचे यहाँ पानी बह रहा है। कहीं पर कहीं एक नाव है, नाव को मैं C नाम दे दूँ तो मैं इसे मिला देता हूँ C के साथ में। तो ये नाव, अब क्या कह रहा है, यहाँ पुल पर से कोई व्यक्ति इस नाव को देखेगा तो ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, तो ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा हमारे पास। हमने बताया था कि नीचे देखते हैं तब कैसा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, हम यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे जो कि नीचे धरातल के समांतर होगी। तो ये कोण है, ये 30 डिग्री का है। जब ये 30 का है तो एकांतर कोण ये भी कितने का होगा, 30 का। ठीक है, ये भी क्षैतिज रेखा है तो वो भी क्षैतिज रेखा है। अब इसने क्या कहा प्रश्न में, कहता है इस नाव C की क्या करना है, पुल से क्षैतिज दूरी निकालनी है। तो ये पुल रहा, इस पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी, ये होगी जो धरातल के समांतर है। तो BC हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, तो हम इसे निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर लंब ज्ञात है, आधार निकालना है। पिछला प्रश्न भी ऐसा ही था और ये भी ऐसा ही है। यहाँ भी लंब मिला है, आधार निकालना है। पिछले वाले में आधार दे रखा था, लंब पूछा गया था। ठीक है, तो ये 30 का हो गया। अब सिंपल सी बात है, हमने ये बताया था भुजा का √3 गुना होता है आधार, लंब का √3 गुना। कोण 30, तो लंब का √3 गुना आधार होगा। तो कंपटीशन वालों के लिए आंसर आ जाएगा 50√3 मीटर। चलिए 10वीं कक्षा के लिए कैसे सॉल्व करेंगे हम उसे लिखेंगे। माना AB बराबर 50 मीटर एक पुल है, वह C
एक नाव की स्थिति है, सी बिंदु पर कोई नाव है, तब चित्र से हमें ज्ञात करना है BC, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ABC में हमें लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार में संबंध tan का होता है, तो हम tan का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब AB बटे में आधार BC। tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। AB की जगह पर 50 और BC tan 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है, अभी पीछे टेबल में बनाया भी था, 1/√3 होता है। ये 50 बटे में BC, व्रज गुणन कर देंगे। BC 1 से गुणा होगा तो BC, और 50√3 से हो जाएगा तो 50√3 मीटर। वैसे तो आंसर आ गया। अब कोई चाहता है तो √3 की जगह पर मान भी लिख सकता है। BC बराबर 50 गुणा √3 का मान होता है 1.732। आप इससे गुणा कर लीजिए, आपके पास BC की वैल्यूज आ जाएगी, जिसको आप सरल करेंगे, गुणा करोगे तो ये दूरी मिलेगी 8660। ठीक है, जीरो की वजह से 10वां हट जाएगा, तो हम इसे यहाँ पर 600 बनेंगे, तो हम यहाँ 2 अंक छोड़ के ही लगा देते हैं। 60 आप चाहो तो केवल 86.6 भी कह सकते हो इसको। तो ये 86.6 मीटर हमारे पास दूरी आ गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें तो एक समतलीय जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ही समय की बात हो रही है, तो छाया किससे बनती है? सूर्य के प्रकाश से। तो एक ही समय पर सूर्य का 49 कोण समान होता है, यानी उन्नयन कोण समान होता है। तो हम दोनों ही जगह पर एक समान कोण काम में लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये है कोई एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, इसकी छाया बनती है हमारे पास 1 मीटर की। ठीक है, मैंने इसको सिरे को मिला दिया, ये त्रिभुज बन गया। AB एक छात्र है और BC इसकी छाया की लंबाई हो गई है। ठीक है ना, छाया नीचे बनती है धरातल पे, ध्यान रखना। कभी ऐसा मत सोचना AC, बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं AC छाया है। छाया हमेशा धरातल पे क्षैतिज होती है, नीचे होती है। इसी समय जिस समय ये उन्नयन कोण थीटा है, सूर्य के साथ बना हुआ कोण है उन्नयन कोण, तो उसी समय पर एक मीनार है, उस मीनार की छाया की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। तो वो कोण थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। मान लीजिए ये मेरे पास PQ मीनार है, तो उसकी छाया की लंबाई QR। ठीक, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि मीनार भी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होगी, या कहें तो परपेंडिकुलर होगी बेस के, आधार के, धरातल के। तो चलिए, ये 2 डायग्राम हमने यहाँ पे बनाए। तो यहाँ हम इसे ज्ञात करना चाहेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। हमें नहीं पता, हम h मान लेते हैं। तब यहाँ माना AB 1.5 मीटर एक छात्र व BC बराबर 1 मीटर उसकी छाया है। वह माना PQ एक मीनार है, तब छाया QR कितनी है? 5 मीटर है। तो जो दिया गया था वो सारा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम दोनों ही त्रिभुजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में ये कोण पता है, देखो आधार पता है, कोण के साथ वाली भुजा को आधार कहते हैं, सम्मुख भुजा को लंब। तो आधार पता है, लंब पता है। लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का। तो हम tan थीटा को लिखेंगे, तो ये हो गया AB बटे में BC
मान हुआ 1.5/1। ठीक, वह ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में आ जाएंगे त्रिभुज PQR में। यहाँ पर भी हम वही tan का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लंब चाहिए, आधार दे रखा है, तो लंब और आधार में संबंध लिखें। तो PQ बटे में QR, PQH माना हमने, QR 5 दे रखा है हमको। तो tan थीटा बराबर 1.5 तो एक मान मिला हमको, और tan थीटा दूसरा मान मिला h/5। दोनों tan थीटा के मान है, तो दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1.5 बराबर h/5। 5 से हम इसको गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15×5 = 75। तो n का मान आएगा 7.5 मीटर। ठीक है, 15×5 = 75 होते, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया, 7.5 मीटर। इसलिए मीनार की ऊंचाई हमको पता लग गई कि मीनार की ऊंचाई 7.5 मीटर होगी। ठीक है, तो सिंपल से प्रश्न है, यदि आप इनके डायग्राम बना देंगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल 4 को देखिए, ध्यान से पढ़िए। कहता है 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। एक नदी है, 100 मीटर चौड़ी है, और उसके बीच में कोई छोटा सा टापू है, और उस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक नदी है आपके पास जो कि कितनी है? 100 मीटर चौड़ी है। ये मान लीजिए आपके पास एक नदी हमने बना दी, और 100 मीटर ये चौड़ी है, इसकी टोटल लेंथ दी गई है 100 मीटर। इस नदी के बीच में कहीं पर एक टापू है। ठीक है, उस टापू पे एक पेड़ है। फिर क्या कह रहा है? आगे देखिए, नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित हैं। नदी के जो किनारे हैं उन पे 2 बिंदु हैं, एक पर P और दूसरे पर Q इस प्रकार स्थित हैं कि P और Q और वृक्ष एक ही रेखा में है। तीनों एक रेखा में। वृक्ष हमने अभी नहीं बनाया है, क्योंकि आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 व 45 डिग्री है, यानी एक तरफ से 30 डिग्री का, एक तरफ से 45 का, तो जहाँ बड़ा कोण होगा उस तरफ टापू होगा। ये भी ध्यान रखना, वस्तु बड़े कोण के नज़दीक होती है। तो टापू है वो यहाँ आपके पास होगा लगभग इस भाग में। यहाँ से कोई टापू है और यहाँ पर एक ऊंचा पेड़ है। ठीक है, अब ये इस पेड़ के शिखर के साथ में एक तरफ से तो कोण बनता है कितने का? 30 डिग्री का, और दूसरी तरफ से जो कोण बन रहा है वो दिया गया है आपको कितने का? 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से कोण बन गए। ये मैं नाम डाल देता हूँ बीच में AB। AB क्या है? टापू पर एक वृक्ष है। ठीक है, अब क्या पूछा गया? इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। हमें नहीं पता ये टापू है, इस 100 मीटर लंबी जो चौड़ी नदी है इसमें कितनी दूरी पर है P से, या कितनी दूरी पर है Q से। तो मैं थोड़ी सी डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की इस दूरी को मैं कुछ मान लेता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास X है या Y है, ऐसा हम कुछ इसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो हालांकि मुझे इसको ज्ञात भी नहीं करना है, मुझे केवल यही ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई ही। तो हम इस ऊंचाई h को निकालना चाहेंगे। हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए हैं, दोनों समकोण हैं। एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। दोनों की ही बात कर लेते हैं हम। आधार के बारे में जानकारी है हमको, लंब हमें निकालना है। इस वाले कोण के लिए भी आधार के बारे में जानकारी है हमको, लंब हमें निकालना है। तो लंब आधार में संबंध किसके होते हैं? tan के। तो यहाँ पर PQ एक नदी की चौड़ाई है, वह AB टापू पर क्या है? वृक्ष है। तब त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में लंब और आधार का हम सूत्र लगाएंगे। तो क्या होगा लंब और आधार में संबंध? tan का, और कोण कितने का है यहाँ पर? 30 डिग्री का। लंब क्या है?
ए बी, जिसको मैं एच कह रहा हूँ, और बटे में आधार कितना है बी पी। ठीक है, बी पी के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। tan 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। ये हो गया h अपॉन बी पी। व्रज गुणन कर देंगे हम इनको तो ये आ जाएगा बी पी बराबर h√3। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज ए बी क्यू में सेम यही कंडीशन, यहाँ भी लंब पता ज्ञात करना है, आधार के बारे में जानकारी है, तो यहाँ किसका सूत्र लगेगा, वो ही tan का। इस बार कोण कितने का है, tan 45 का। तो ये 45 डिग्री कोण के लिए मान लंब बटे आधार हो गया बी क्यू। ठीक है भाई, यहाँ पर बी है ये, तो बी क्यू tan 45 का मान 1 होता है, तो ये h बटे बी क्यू। तो बताइए व्रज गुणन करेंगे तो बी क्यू कितना आ गया, h आ गया। ये नंबर 2। ठीक है, अब हम पी क्यू की बात करें तो पी क्यू क्या है, हमारे पास 100 है, तो मैं पी क्यू की वैल्यूज लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पी क्यू के टुकड़े आए हैं, बी पी आ गया है और बी क्यू आ गया है। तो चूँकि पी क्यू बराबर पी बी प्लस में बी क्यू, पी क्यू का मान हमें पता है 100 है, बी पी हमने निकाला था, ये रहा कितना है h√3 है, और बी क्यू भी निकाला है कितना है h है। दोनों में से h कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो बचेगा √3 प्लस में 1। ठीक है, तो हम यहाँ से h निकालना चाहें तो क्या बनेगा, √3 प्लस 1 का भाग देना पड़ेगा। तो 100 में हम √3 प्लस 1 का भाग दे देंगे, पर इसे हल करेंगे क्योंकि नीचे से √3 हटाने का तरीका है, हम प्रमेयकरण करें इसका, तो हम प्रमेयकरण कर देंगे। कैसे होगा प्रमेयकरण, √3 प्लस 1 ये जो मान है इसमें चिन्ह बदलेंगे और अंश हर में गुणा कर देंगे। तो 100 बटे में √3 प्लस 1 को हम गुणा करेंगे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से अंश और हर में, तो अंश तो हो जाएगा 100 √3 माइनस 1 और हर में √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी से गुणा होंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 100 माइनस √3 का मान हमने बताया था 1.732 होता है पिछले सवाल में, और माइनस में 1 है, और बटे में √3 का स्क्वायर होता है 3 और माइनस में 1, तो ये क्या आ गया, चलिए यहाँ पे गुणा है ये, तो 100 और 1 घटा देंगे तो 0.732, और इसमें नीचे 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो ये गुणा करेंगे 100 से 7.32 को तो कितने हो जाएंगे 73.2, और भाग देना है कितने का इसमें 2 का, तो 2 3 6 1 13, 13 में 2 का देंगे 6 बार जाएगा, फिर 0.12 में देंगे तो 6 बार, तो 36.6 मीटर ये हमारे पास उस वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाते जाते यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।